नमस्कार दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड वीडियो। जैसा कि इंडियन पॉलिटी का वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमने पहली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था विद कंसेप्ट के साथ। अब उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और आज के सेकंड वीडियो में हम आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। देखो, पहली क्वेश्चन आपके सामने जो है वो शेड्यूल से रिलेटेड है। तो यानी कि मैं आपको अब सबसे पहले क्या बताने वाला हूँ, शेड्यूल्स बताने वाला हूँ। इससे पिछली क्लास में हमने पार्ट्स को देखा, हमने उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखा, किस तरीके से संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, वो सारी चीजें हमने पहले वाले केस में, पहले वाले वीडियो में डिस्कस की। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज शेड्यूल्स। अब देखो, शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो इन्हें सूची कहा जाता है और ये सूची हमारे संविधान में अंकित है। ठीक है, तो जैसे फोर्थ शेड्यूल आने से पहले पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो एट प्रेजेंट हमारे संविधान में जो शेड्यूल्स हैं वो आपके 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन जब संविधान को अडॉप्टेड किया गया था, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ था, उस समय ये शेड्यूल सिर्फ 8 हुआ करते थे। यानी कि बाद में 4 शेड्यूल कौन कौन से जोड़े गए, तो याद रखना 9th शेड्यूल जुड़ा, 10th शेड्यूल जुड़ा, 11th जुड़ा और 12th जुड़ा। 9th शेड्यूल संविधान का पहला संशोधन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में पहला संशोधन करके लैंड रिफॉर्म्स किए गए, भूमि सुधारों के लिए पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत हमारे संविधान में एक नई सूची जुड़ी जिसे हम 9th शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हमेशा याद रखना कि इसी ने 9th शेड्यूल जोड़ा था। इसके बाद 10th शेड्यूल जो कि 52 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से आया 1985 में। ठीक है, और ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये जस्ट एक साल बाद यानी कि 1951 में ही हो गया था। तो 9th शेड्यूल से आपका हमेशा याद रखना है लैंड रिफॉर्म्स है। लेकिन 10th शेड्यूल जो आपका आया वो एंटी डिफेक्शन लॉ था, दल विरुद्ध के प्रति ये कानून आया था। क्या है कि मतलब अगर कोई पार्टी का कोई लीडर किसी एक पार्टी से जीत के आता है और वो दूसरे को अगर उसमें चला जाता है तो इस तरीके से उसके विरुद्ध ये कानून है, जिसका ग्राउंड्स कौन डिसाइड करेगा, तो पार्लियामेंट में जो स्पीकर होगा वो इसका ग्राउंड डिसाइड करेगा और वही डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है, तो 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड था, दल विरुद्ध के विरुद्ध कानून था। इसके बाद 11th शेड्यूल ने किसको जोड़ा, तो 11th शेड्यूल ने पंचायत को जोड़ा। ठीक है, और 12th शेड्यूल ने म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा। इसके लिए 2 संविधान संशोधन हुए जो कि बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। एक आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और एक आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। दोनों के दोनों 1992 में हुए। ठीक है, और इन दोनों संविधान संशोधन के तहत आपके 2 नई सूचियां जुड़ी, एक 11वीं सूची जो पंचायत से रिलेटेड थी और 12वीं सूची जो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड थी। शहरों में आपको पता है नगर पालिकाएं होती हैं और ग्रामों में पंचायत होती हैं। तो इस तरीके से जो प्रेजेंटली आपके 8 शेड्यूल थे वो आपके जो ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे वो आज प्रेजेंट में कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो हमेशा याद रखना जो 4 नए शेड्यूल जुड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बात करें ट्रिक क्या है याद करने की, तो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखो, टी का मतलब क्या है, तो पहला शेड्यूल रिलेटेड है कि भारत और भारत का क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, पहला शेड्यूल किससे रिलेटेड है, भारत और उसके क्षेत्र से रिलेटेड। और हमारे संविधान का जो पहला अनुच्छेद है ना, वो भी याद रखना, वो भी यही बात करता है कि हमारे भारत का क्षेत्र क्या होगा, हमारे भारत का क्या बोलते हैं, स्टेट क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज हमारे को किस में बताई गई है, पहले शेड्यूल में, पहले आर्टिकल में। तो हमेशा रखना पहला किससे रिलेटेड है, टेरिटरीज एंड स्टेट से रिलेटेड है। सेकंड हमारा शेड्यूल रिलेटेड है भाई इमैल्यूमेंट से एंड सैलरी से। आपको पता है भाई जब तक सैलरी नहीं देंगे काम कैसे चलेगा। ठीक है, अब सैलरी किसको देनी है, जो देश को चलाएंगे। देश को कौन चलाते हैं भाई, देश को चलाने वाले एमपी एमएलए है ना, और हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सब आपके क्या है, कैग हो गया है ना। तो ये सारे जो इनकी जो सैलरी है, इनका जो वेतन और भत्ता है, ये सेकंड शेड्यूल में डिसाइडेड है। ठीक है, इसके बाद थर्ड शेड्यूल में क्या होगा, अब आप सैलरी दे रहे हो तो सैलरी ऐसे तो दे नहीं दोगे भाई, सबसे पहले क्या कहोगे कि अगर चाहिए सैलरी तो आ जाओ शपथ ग्रहण कर लो। तो तीसरे शेड्यूल में क्या होगा भाई, तीसरे शेड्यूल में अफर्मेशन एंड ऑथ, यानी कि शेड्यूल तीसरे के अकॉर्डिंग उनको क्या दिलवाई जाएगी, शपथ दिलवाई जाएगी उनके पद की। उसके बाद चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा शेड्यूल जो हमारा रिलेटेड है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है, कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होगा। पांचवा हमारा जो शेड्यूल रिलेटेड है वो एससी के शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड है। वहीं बात करें छठे शेड्यूल की, तो यहाँ कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसमें 4 नाम याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है शेड्यूल्ड एरियाज के टर्म में।
फिर इसके बाद आप 7वीं सूची पर आओगे तो ये फेडरल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करती है। ये जो 7 शेड्यूल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर भी दिखाता है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर में पावर का डिवीजन होता है वैसे हमारे 7वीं सूची के आधार पर हम जो है पावर को डिवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारी पावर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने यूनियन को दे रखी है, नहीं, हमने यूनियन पावरफुल जरूर बनाया है बट पावर्स को हमने डिवाइड किया है। यूनियन पावरफुल होता है तो उस केस में जो भावना होती है वो हमने कौन सी किस संविधान की भावना से ये लिया है, तो ये प्रेरणा हमें कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन पावरफुल है, इस तरीके से हमने भी अपने यहाँ पर संघ को क्या बनाया है, शक्तिशाली बनाया है। दूसरी चीज क्या है कि संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो इसी 7वीं सूची के आधार पर होता है, जिसकी 3 लिस्ट आपको याद रखनी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड किया है, ठीक है। इसके बाद 8वीं सूची की बात करें तो 8वीं सूची हमारे देश की राजभाषाओं की यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करती है। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ था तो उस समय हमने अपने संविधान में 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अडॉप्टेड की थी, जिसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, जिसमें मेन क्या है, एक तो 1992 में हुआ, एक आपका 2003 में भाषाएं ऐड हुई, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसमें भाषाएं ऐड करी, जिसके बाद एट प्रेजेंट हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेजेस 12 है, वो 22 है, ठीक है, सॉरी 22 है। इसके बाद अगला आता है 9वीं सूची, जो कि मैंने बताई थी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थी और ये संविधान का पहला संशोधन था। इसके बाद 10वीं सूची थी आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ से, 11वीं सूची थी पार्लियामेंट से और 12वीं सूची थी म्युनिसिपैलिटीज से। तो अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो आपको 12 के 12 सूचियां आपके कंठस्थ याद हो जाएंगी। अब आपसे उसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि बताओ जो चौथा शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो 4th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 4th शेड्यूल होता है, जो चौथी सूची होती है, वो हमेशा राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सीट्स के आवंटन से बात करती है। जिस काउंसिल ऑफ स्टेट इज ऑल्सो नोन एज राज्यसभा, इसी को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा, आपको पता है अगर मैं पार्लियामेंट अपना स्ट्रक्चर देखूं, अगर हम अपने पार्लियामेंट को देखें तो हमारे पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण अंग है। कौन कौन से 3 अंग है, देखो पार्लियामेंट के 3 अंग कौन कौन से, भाई हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है और तीसरा अंग हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी अगर हमें कोई भी कानून बनाना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो ये तीनों उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है जो लोकसभा होती है, दिस इज नोन एज द टेम्परेरी हाउस, इसको टेम्परेरी हाउस कहा जाता है और इसी को लोअर हाउस भी कहा जाता है, निम्न सदन, ठीक है। क्योंकि ये टेम्परेरी हाउस इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन के आधार पर हर 5 साल बाद सरकार जो आपकी बनकर आती है उस हिसाब से लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो हर 5 साल बाद लोकसभा विघटित होती है, ठीक है, और नई लोकसभा बनती है। लेकिन अगर हम राज्य की सभा की बात करें तो इट इज अ परमानेंट हाउस, यानी कि इसका कभी भी विघटन नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, इट इज अ अपर हाउस और ये उच्च सदन है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो राज्यसभा है यहां पर हम अपने राज्यों से रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ठीक है, जो राज्यसभा में जाकर बैठते हैं। और ये राज्यसभा अपर हाउस है और ये परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इस परमानेंट हाउस में जब से ये आपका 1950 से जब से ये आपकी राज्यसभा चलती हुई आ रही है, तब से लेकर आज तक ये राज्यसभा वही है, यानी कि कोई भी राज्यसभा आज तक विघटित नहीं हुई, ये पहली राज्यसभा चल रही है जो अब तक चल रही है। और तीसरा अंक प्रेसिडेंट होता है, जिसको आप जानते हो, इट इज अ नॉमिनल हेड, ये नॉमिनल हेड है, यानी कि रियल हेड, भाई हम कहते हैं कि रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ये नाम मात्र की शक्ति के प्रधान है प्रेसिडेंट, लेकिन इनके भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनके पास पावर है, भाई ये किसी भी बिल पर जब अपना एसेंट देते हैं तभी वो बिल आपका कानून माना जाता है, तभी वो बिल आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इनके पास भी शक्तियां होती हैं, इनके पास भाई मृत्यु दंड को भी माफ करने की शक्ति होती है आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर मैंने लिस्ट लगाई है जिसके तहत हम 4 शेड्यूलों को कवर करेंगे। भाई मैंने अभी आपको बताया ये जो 7th शेड्यूल है ये क्या है, ये 7, देखो अगर आपको साथ साथ रहना है तो पावरों को विभाजित करना पड़ेगा, ऐसे याद कर लो, अगर साथ साथ रहना है तो पावर विभाजित करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब 7th शेड्यूल किसका बात करता है, भाई 7th शेड्यूल बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या होगा, कानून बनाने की शक्ति। भाई कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र के पास नहीं होगी, कानून बनाने की शक्ति राज्यों को भी दी जाएगी। तो ये जो शक्तियों का बंटवारा है ये 7 शेड्यूल के आधार पर है, तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि साथ साथ रहना है तो शक्तियों का बंटवारा बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी तरीके से 8वें शेड्यूल की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8वां शेड्यूल आखिरी शेड्यूल था और इसके आधार पर लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, ठीक है। कौन जोड़ी गई थी, लैंग्वेजेस, जो उस समय 14 थी और आज के समय में 22 है।
नाइन्थ शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और नाइन्थ शेड्यूल के आधार पर हमने क्या किया, हमने वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, जैसे कि सर्टेन एक्ट्स में मैंने आपको बताया लैंड रिफॉर्म, तो आप याद रखेंगे जो लैंड रिफॉर्म हुआ है या जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो किसके तहत हुआ है, इसी नाइन्थ शेड्यूल के तहत हुआ है। एंड देन इसके बाद हमारा लास्ट आता है टेंथ शेड्यूल। तो टेंथ शेड्यूल किससे रिलेटेड था, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था, यानी कि यहाँ पर दल विरुद्ध के विरुद्ध कानून था। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर सही मिल गया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 7, ए का आपका 3 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया और फिर 4, तो 314 कहीं है, ये रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पर 4 शेड्यूल कंप्लीट और वहां पे 1 करवा दिया, तो 5 शेड्यूल तो मैंने आपको यही 2 क्वेश्चनों में खत्म करवा दिए। अगला आता है, किस शेड्यूल के आधार पर जो भारत का संविधान है वो किसी भी ट्राइबल लैंड को प्राइवेट पार्टीज को दे सकता है फॉर माइनिंग करने के लिए। ठीक है, तो टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, यानी कि जो लैंड ट्राइबल लैंड के द्वारा प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए दी गई हैं, ठीक है, वो किस शेड्यूल के आधार पर नल या वॉइड मानी जाएंगी, मतलब प्राइवेट पार्टीज के पास नहीं, ट्राइबल लैंड को ही देनी होगी। तो इसके लिए आपको पता है संविधान का पहला संशोधन हुआ था और वो 9th शेड्यूल था, जो कब हुआ था, तो याद रखना 9th शेड्यूल इज एडेड इन 1951। ठीक है, क्योंकि पहला संविधान संशोधन ही 1951 में हुआ, 1950 में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ था। ठीक है, इसके बाद इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में एडेड है, तो भाई ये 10th शेड्यूल में एडेड है एंड दिस वाज एडेड बाय 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसके तहत 10वां जो सूची है उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। अगला आता है कौन सी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में नहीं आती, तो मैंने आपको बताया था ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली हमारे संविधान में 14 लैंग्वेजेस होती थी, लेकिन एट प्रेजेंट ये लैंग्वेजेस 22 हैं, यानी कि 8 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। अभी 8 लैंग्वेजेस कैसे कैसे ऐड की गई हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, यानी कि सारी भाषाएं हमारे पास हैं, लेकिन इंग्लिश कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडिड नहीं है। इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट इट इज नॉट अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है। ठीक है, इंग्लिश जस्ट अ मीडियम ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन है। हमने हिंदी को लिया, संस्कृत को लिया, उर्दू को लिया, है ना, तो इस तरीके से हमने भाषाएं ली हैं। तो आप याद रखना, देखो 1950 में जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड किया था तो इतनी भाषाएं उस समय थी, मैं आपको यहाँ लिखकर दिखा भी रहा हूँ कि ये जो भाषाएं हैं ये भाषाएं उसी समय थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, ये भाषाएं हमने तभी की तभी उठा रखी हैं, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ये जो 14 भाषाएं हैं, ये 14 भाषाएं उस समय ही हमारे संविधान में जोड़ दी गई थी जब हमने संविधान को अडॉप्टेड किया था। कौन कौन सी भाषा थी, हमने आसामीज, बंगाली, ठीक है, गुजराती, इसके बाद हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ भाषा और उसके बाद मलयालम भाषा, फिर हमारी मराठी भाषा, ठीक है, हमारी उड़िया जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, पंजाबी भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक है, उसके बाद तमिल भाषा, तेलुगु भाषा और उर्दू भाषा। यानी कि जितनी भाषाएं अभी हमने पीछे देखी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तीनों भाषाएं हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय थी जब वो 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, अब कौन सी लैंग्वेजेस फिर ऐड की गई हैं, तो वो मेन हो जाता है। अब एडिड वाली देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो एडिड से आता है कि ये वाली लैंग्वेज कब ऐड हुई है। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको जरूर पता होनी चाहिए कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुई है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले 1950 के बाद जो सबसे पहले आपकी लैंग्वेज ऐड की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1967, यानी कि 1950 के 17 साल बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 15th लैंग्वेज ऐड की। ठीक है, और वो 15th लैंग्वेज कौन थी, तो सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा थी। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1967 में एडिट की गई है। इसके बाद हमने 1992 में 4 भाषाओं को ऐड किया। कौन सी भाई, 16वीं, 17वीं, 18वीं, ठीक है, और 19वीं। कौन कौन सी भाषा थी, सॉरी 3 भाषाएं हमने ऐड की थी 1992 में। तो कौन कौन सी भाषाएं हमने ऐड की हैं 1992 में, वो भी देख लेते हैं। पहली हमारी भाषा है कौन सी, कोंकणी। कौन सी भाषा है, कोंकणी भाषा। इसके बाद मैनपुरी भाषा, मणिपुरी भाषा, सॉरी, ठीक है, एंड देन इसके बाद हमने ऐड की नेपाली भाषा। तो इन भाषाओं को याद करने के लिए आपने ध्यान से देखा सबके लास्ट में आई 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 आ रहा है, तो याद रखना है जिसमें ये आई 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 आया, ये 1992 की सारी बात है। तो संविधान संशोधन के समय, मतलब संविधान में जब संविधान अडॉप्टेड हुआ था 1950 में 14 भाषाएं थी। पहली भाषाएं 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
फिर 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा गोवा की भाषा है। ठीक है, गोवा में कोंकणी भाषा ही बोली जाती है। मणिपुरी में बोली जाए, मणिपुर में बोली जाएगी। नेपाली भाषा नेपाल में, है ना, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में जो नेपाल के बॉर्डर से टच करते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण संशोधन हुआ और इसके तहत 4 भाषाएं जुड़ी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 में हमने 4 भाषाओं को जोड़ा। अब ये 4 भाषाएं कौन थी जिन्हें हमने 2003 में जोड़ा? तो याद रखेंगे 2003 में हमने बोडो जोड़ी। ठीक है, बोडो भाषा जोड़ी। डोगरी भाषा जो कि जम्मू कश्मीर की भाषा है, इसको जोड़ा। इसके बाद हमने मैथिली भाषा जोड़ी। ठीक है, मैथिली जो कि बिहार की भाई बोली जाती है, सबसे मेन भाषा मैथिली भाषा है ना। और उसके बाद हमारी संथाली भाषा, कौन सी बात है? संथाली भाषा, जो झारखंड की आपकी फेमस भी है। ठीक है, ये भाषाएं आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको यहां पर सारी चीजें एक बार बता देता हूं। देखो, 1967 में कौन सी भाषा जुड़ी? तो आप याद रखेंगे 1967 में हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। फिर 1992 में मैंने 3 भाषाएं आपको बताई। ठीक है, 3 भाषाएं हमने जोड़ी। कौन कौन सी भाषा थी? कोंकणी भाषा जो कि गोवा में बोली जाती है, मणिपुरी भाषा। ठीक है, इसके बाद हमने तीसरी कौन सी जोड़ी? नेपाली भाषा। इसका याद करने का तरीका, लास्ट के 3 आई पकड़ लो। ठीक है, तो तीनों आई को मिलाकर हमने ये तीनों भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में एडिट की। फिर 2003, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष था जब हमने 4 भाषाओं को और ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया। तो वो 4 भाषाएं कौन थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में? आप कहेंगे सबसे पहले बोडो भाषा थी, फिर डोगरी भाषा थी, फिर मैथिली भाषा थी, एंड देन लास्ट वन हमारी कौन सी थी? संथाली भाषा। इन भाषाओं को हमने 2003 में एडिट किया। इसके अलावा जितनी भाषाएं आपको दिखेंगी वो सब 1950 में हम 14 लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड कर चुके थे, बट इंग्लिश हमने कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के दर्जे के रूप में कभी ऐड नहीं की और ना हम करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। एजुकेशन वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट। देखो, अभी मैंने आपको बताया था ये जो 7th शेड्यूल होता है ना, ये जो 7वीं सूची होती है, इसके आधार पर 3 डिवीजन होते हैं पावर के। ठीक है, पावर को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक बनता है यूनियन लिस्ट, एक बनता है स्टेट लिस्ट, एक बनता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र के आधार पर बनने वाले कानून। स्टेट लिस्ट मतलब जिस पर राज्य कानून बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, मतलब इस पर स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है। लेकिन अगर स्टेट का बनाया हुआ कानून और यूनियन का बनाया हुआ कानून दोनों में किसी भी तरह का विभेद हुआ तो फाइनल जो माना जाता है वो केंद्र का माना जाता है, क्योंकि आपको पता है शक्तिशाली कौन है? केंद्र। ठीक है, तो स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था एजुकेशन। ठीक है, 1976 से पहले जो एजुकेशन था वो हमेशा राज्य सूची में रहा, लेकिन 1976 में संशोधन हुआ और उसके तहत एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया और ये संशोधन 42वां संशोधन था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, 1976 में हुआ। इट इज नॉन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि संविधान में सबसे ज्यादा अगर कोई अमेंडमेंट हुए हैं ना तो वो इसी 42वें संविधान संशोधन से हुए। ठीक है, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इसी ने करे हैं। इंदिरा गांधी जी की सरकार, इमरजेंसी का समय, उसी समय की ये बात है। ठीक है, लोकसभा का पीरियड भी 5 से 6 साल का कर दिया था यहाँ पर, और इमरजेंसी के प्रोविजंस का गलत फायदा उठाया गया था जिसके तहत रातों रात इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इस 42वें संविधान संशोधन में हुई। इसमें जजेस की जो पावर थी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी वो न्यून कर दी थी, जुडिशियल रिव्यू पर रोक लग गई थी, डीपीएसपी को मोर पावरफुल बनाया था। ये सारी चीजें 42वें संविधान संशोधन से हुई। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि मौलिक कर्तव्य है वो इसी से ऐड हुए। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर हुई। लेकिन कुछ अमेंडमेंट मैंने यहाँ पर आपको एडिट कर दिए। मैंने आपको बताया कि पहला अमेंडमेंट 1951 में लैंड रिफॉर्म से हुआ। 7वां अमेंडमेंट 1956 पे हुआ, जिसके आधार पर लिंग्विस्टिक कमेटी के आधार पर हुआ। भाषा आयोग बनाया गया और भाषा आयोग के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना हमारे देश का, जो पहला राज्य बना, वो कौन सा राज्य बना जो भाषा के आधार पर बना? दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत ही बनने वाला पहला भाषा के आधार पर बना। 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसकी एक महत्वपूर्ण घटना और याद रखना कि जो प्रियम्बल होता है, जो प्रस्तावना होती है, इसमें आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार। उसके बाद कभी इस प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी इस प्रियम्बल में क्या नहीं हुआ? संशोधन नहीं हुआ। और वो एक बार संशोधन ही इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था। इसमें 2 नए शब्द जोड़े गए थे, हालांकि 3 भी जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, समाजवाद, इसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष बोलेंगे सेकुलर को हिंदी में, और इंटीग्रिटी।
ठीक है, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया प्रीएम्बल में। इसके बाद 1985 का 52वां संविधान संशोधन आपको याद होगा, जो दल विरुद्ध के विरुद्ध कानून था। 1992 आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन, जिसने पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज को जोड़ा। इसके बाद 1978 भाई, ये जो 42वें संविधान संशोधन में जो कार्य किए गए, इनमें से कुछ कार्यों को यहाँ पर हटाया गया था। जैसे लोकसभा का कार्य जो 6 साल का था, उसे वापस से 5 साल किया गया। इमरजेंसी प्रोविजंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पर रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं होता, तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी। और एक शब्द यहाँ पर और हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में। क्या होता था 44वें संविधान संशोधन से पहले? इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर ही तो इंदिरा गांधी जी ने वो लगाई थी कि भाई देश में किसी भी तरह की कोई बहुत गतिविधियां गलत तरीके से चल रही है तो इमरजेंसी घोषित कर दी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रेबेलियन नाम दिया गया। अगर आर्म्ड रेबेलियन होगा तब इमरजेंसी घोषित की जाएगी। ठीक है, ये मोरारजी देसाई ने काम किए। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जिसको हटाकर लीगल राइट बनाया गया, कानूनी रूप से संरक्षण दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका 1989 में 61th अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो पहले वोटिंग राइट हुआ करते थे, जो वोटिंग एज हुआ करती थी, वो 21 साल होती थी। यानी कि 1989 से पहले जितने भी इलेक्शन हुए, उसमें जो इलेक्शन में वोट देते थे, वो वही लोग देते थे जिसकी एज या तो 21 हो या 21 से ऊपर हो। लेकिन आज के समय में आप जानते हो कि 18 साल पर आपके पास वोटिंग राइट आ जाता है। तो ये 61th अमेंडमेंट था 1989 में। इसी के तहत राजीव गांधी की आई थिंक इस वक्त सरकार थी, तो उन्हीं के समय में ये वोटिंग एज का आपका अमेंडमेंट आया, जिसने 21 साल से घटाकर इसको कितना कर दिया, 18 साल कर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने राइट टू एजुकेशन भी आपको पता है कि भी जैसे शिक्षा का अधिकार होता है, उसी के आधार पर इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जोड़ा गया। पहले 10 थी, लेकिन 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ये भी बनेगी। तो 2002 में 86वां अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करवा दी गई 6 से 14 साल के बच्चे की। ठीक है, अभी आज की न्यूज है भाई, उत्तर प्रदेश ने इसके आधार पर बोला भी है कि आप इसकी समीक्षा करो कि 6 से लेकर 14 साल का बच्चा निःशुल्क शिक्षा मिले और हर हालत में वो शिक्षित हो जाए। अभी योगी जी का ट्वीट था आज के ही समय में इसको, ठीक है ना, आज की तारीख में जब मैं ये क्लास बना रहा हूँ। तो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। ठीक है, तो इसके आधार पर ये कंपलसरी भी है कि भाई आप 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ। 2016 में 101वां अमेंडमेंट आया, इंपॉर्टेंट है। 101 भाई, 101 जिस तरीके से आप किसी को भाई वो देते हो ना, शगुन देते हो, उसी तरीके से शगुन के रूप में आई भाई जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 2016 में आया है ना। जीएसटी, जिसने बहुत सारे टैक्सों को एक रूप में करने का प्रावधान इसमें था जीएसटी में। 2019 का इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये 103वां अमेंडमेंट है और 103वें अमेंडमेंट में ईडब्ल्यूएस कोटा आया, 10% का रिजर्वेशन उन लोगों को दिया गया जो अपर कास्ट में तो है मगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रावधान हैं, जैसे 8 लाख से कम आय होनी चाहिए, 5 एकड़ और 100 गज से कम संपत्ति होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, एंड देन आपके पास ये राइट है कि आप 10% का रिजर्वेशन ले सकते हैं। बट ये आर्थिक आधार पर दिया गया है, ठीक है, जातिगत आधार पर बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी मैंने बताया था भाई 44वां संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई की सरकार, जनता दल के नेता, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने हटाया था और राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर उन्होंने उसको लीगल राइट बनाया था। और ये लीगल राइट जो था वो 300A में डाला गया। ठीक है, किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को। यानी कि कानून रूप से आप संपत्ति का संरक्षण ले सकते हो, लेकिन आपकी राइट ही होगा प्रॉपर्टी पे, ये नहीं है। प्रॉपर्टी या लैंड जो भी है वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। तो 44वें संविधान संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया। अगला क्या आता है कि जो 6th शेड्यूल था, याद करो मैंने बताया था 5वें शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज की बात की जाती है, लेकिन 6ठे शेड्यूल में 4 शेड्यूल्ड एरियाज ऐसा है जिन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि मणिपुर को नहीं दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को किस आर्टिकल के आधार पर मिला है? तो पहले मैंने आपको बताया कि जो पंचायत है वो 11वीं सूची में आती है। ठीक है, और जब ये 11वीं सूची एडिट की गई तो आर्टिकल भी एडिट किए गए होंगे। तो आर्टिकल याद रखना, 243 में पंचायत की बात की गई है। आर्टिकल 243 में पंचायत की बात है, क्योंकि 226 हाई कोर्ट में रिट्स की बात करता है। अगर आपके कभी भी मौलिक अधिकारों का कोई हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का कोई बहिष्कार होता है, तो उस केस में आपके पास आपके पास राइट्स होते हैं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या आप हाई कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाते हो। ठीक है, इसके बाद 239 में यूनियन टेरिटरीज की बात है कि यूनियन टेरिटरीज होंगी। और उसके बाद 219, ये तो आर्टिकल भाई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 219 के बारे में क्या बताया ना। इसके बाद आता है, क्योंकि 400 से ज्यादा आर्टिकल है भाई, सारे थोड़ी याद करने होते हैं।
फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड याद रखेंगे 117वां आर्टिकल फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 1 2 3 है। ये जो 1 2 3 होता है, क्या होता है, जब सत्र नहीं चल रहा होता उस समय ये प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। तो ये आर्टिकल 1 2 3 में है, लेकिन इसका ये है कि 6 महीने के अंतर्गत उसको पार्लियामेंट से पास करवाना जरूरी होता है अगर उसको कानून रूप से बनाना ही रखना है। ठीक है, तो 1 2 3 में प्रेसिडेंट की पावर है। ठीक है, ही हैज मतलब ही हैज अ पावर टू मेक ऑर्डिनेंस, तो वो ऑर्डिनेंस बना सकता है अगर एब्सेंस चल रहा है किसका, पार्लियामेंट्री सेशंस का, नहीं चल पा रहे तो 1 2 3 में ये काम कर सकता है। बाकी आप याद रखेंगे आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है। अगला आपका आता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में ये अंकित हैं? तो याद रखना ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में है। ठीक है, ये तो आपको जस्ट एज अ फैक्ट याद होना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज की बात किस में है, आर्टिकल 312 में है। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आपको पता है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ठीक है, आईएफएस। तो ये जो तीनों सेवाएं हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं और ये ऑल इंडिया सर्विसेज अनुच्छेद 312 में है। इसके बाद अगला आता है इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है तो एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चनों का आंसर देकर जाता है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 39A बिल्कुल याद कर लो, ये आपको समान न्याय की बात करता है और फ्री यानी कि बिल्कुल मुफ्त न्याय की बात करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर कोर्ट में 2 पक्ष जाते हैं, एक पक्ष वो होता है भाई जो क्या होता है, जो किसी के खिलाफ केस लाता है, और दूसरा वो होता है जो आपका एक तरीके से क्या होता है, वादी होता है और एक तरीके से प्रतिवादी होता है। 2 होते हैं बंदे। अगर किसी के पास किसी भी तरीका का वकील नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर उसको फ्री और इक्वल जस्टिस के आधार पर उसको वकील मुहैया करवाती है, सरकारी वकील। ठीक है, तो याद रखना वो 39A के तहत ही है। एंड दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये राज्य के मूल नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 40 बिल्कुल बात सही है, विलेज पंचायतों से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 44 बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आप मुझे बताएंगे पहला जो जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया, पहला स्टेट कौन बना? तो भाई पहला स्टेट था गोवा। गोवा में समान नागरिकता कानून है। और अभी इसी साल किसने लगाया इसको? तो इसी साल इसको उत्तराखंड ने लगाया है। ठीक है, अब उत्तराखंड में भी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड ही चलता है। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये गलत है भाई। ये जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, ये जो है भाई ये आर्टिकल 50 के तहत है। किसके तहत है? आर्टिकल 50 के तहत। तो यही ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, अगला आता है, इसको भी अगेन मैच करेंगे। आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूंगा तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये आपका 1 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 36 भाई ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक कौन है? डीपीएसपी। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 368 जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत संविधान में संशोधन होते हैं भाई, ये अमेंडमेंट लाता है। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर है इसके तहत। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने सारी चीजें दी मैंने लगा दी हैं। तो आपको नंबर पता चल गया, नंबर क्या होगा हमारा जो होगा 1 का, ए का क्या है 1, तो ए का हो गया 1, ए की ऑप्शन है भाई। अगर इसमें मुझे एक भी चीज पता होती है तो इसका मतलब इसका आंसर मैं सीधा ही मार्क कर देता। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसी भी पीसीएस के एग्जाम में शायद ये पूछा हुआ है, मतलब किसी वर्ष के पीसीएस के एग्जाम में ये शायद पूछा हुआ सवाल है। तो देखो इसमें अगर आपको ये भी पता होता कि आर्टिकल 14 क्या है तो बाकी तो मुझे पता लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको सारे बता दिए। तो ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं मैचिंग वाले, जिसमें भाई आपको एक साथ 4 क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मेरे भाई हाई कोर्ट होगा यूनियन टेरिटरीज के लिए, ये प्रोविजन किस आर्टिकल के तहत है? तो याद रखना आर्टिकल 239 तो ये बात कहता है कि भाई क्या होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे। ठीक है, आर्टिकल 240 भी उससे ही रिलेटेड है, लेकिन जो आर्टिकल 241 है ये रिलेटेड है हाई कोर्ट से, कि यूनियन टेरिटरीज के पास अपना हाई कोर्ट भी होगा, जैसे आप दिल्ली में देखते हो। ठीक है, दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और कई बार ये सवाल उठते हैं कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी है। तो उसका जो हाई कोर्ट है वो किस आर्टिकल के आधार पर है? 241 के आधार पर है। ठीक है, आर्टिकल 241। अगला आता है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? आर्टिकल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। अच्छा, इसमें से कौन सा मैच्ड है करेक्टली? आर्टिकल 17 इक्वालिटी बिफोर लॉ बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी क्या है। आर्टिकल 78 ये आपका एस्टेब्लिशमेंट है भाई किसका? पार्लियामेंट का। आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 192 आपका किससे हो गया? वैसे ये यहां पर पता है क्या होना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि आर्टिकल 352 इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 78 पार्लियामेंट के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है।
तो ये तो दोनों ही आर्टिकल सही हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में नॉट कर लो, ठीक है, नॉट मैच करेक्टली होना चाहिए। तो आर्टिकल 17 इसमें नॉट मैच है, जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। पार्ट सेकंड फंडामेंटल राइट से नहीं होता, क्योंकि पार्ट आपको मैंने बताए थे, पहला पार्ट स्टेट से रिलेटेड, भारत और भारत का क्षेत्र, दूसरा सिटीजनशिप से, तीसरा फंडामेंटल राइट से, चौथा डीपीएसपी से, चौथा ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है। तो पांचवा यूनियन से, छठा स्टेट से, सातवां कट गया, आठवां यूनियन टेरिटरीज से। इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए ना। तो पार्ट थर्ड जो है वो सिटीजनशिप से नहीं है भाई, वो पार्ट थर्ड तो आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसके बाद अगर मैं अगली बात करूं, पार्ट फोर्थ है, हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ये बिल्कुल बात सही है। और इसको जोड़ा भी कब गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखना। ओरिजिनली 10 थे ये फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन प्रेजेंट में ये 11 है। और 11वीं मैंने बताई थी, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए दी गई थी, उसके तहत एक फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड हुई है। वो आर्टिकल भी है, वो फंडामेंटल राइट भी है, और वो इसमें भी एडेड है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये कौन सा आ गया, फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स, भाई इसको काट देना, ये पता नहीं कहां से आ गया। तो इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, देखो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बिल्कुल बात सही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी बात सही है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये कभी भी आर्टिकल 23 के तहत नहीं होती, ये हमेशा किसके तहत होती है, आर्टिकल 22 के तहत। क्योंकि 23 और 24 तो भाई चाइल्ड चाइल्ड लेबर के और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट होते हैं, कि चाइल्ड लेबर नहीं हो सकती ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव जो तस्करी होती है उसके विरुद्ध कानून है वहां पर। तो 23 और 24 में, 25-26 आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और माइनॉरिटीज वाले एक्ट आते हैं जिसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये अपने एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज का, अपने इंस्टीट्यूशंस का, माइनॉरिटीज को दिया हुआ है वो। और ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ये 23 में नहीं है, ये 22 में है। तो इसको याद रखना, 22 में है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो या किसी व्यक्ति को आप नजरबंद करते हो, डिटेन करते हो, तो उस केस में उसके पास जो अधिकार होते हैं उसका जिक्र इस आर्टिकल 22 में किया गया है। और ये मौलिक अधिकार है जिसका हनन नहीं हो सकता। जैसे आपने सुना होगा कि अगर पुलिस कभी भी आपको पकड़ कर लेके जाती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है, ठीक है। ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर ऐसा पुलिस नहीं करती तो उसके लिए एक रिट होती है, हैबीज कॉर्पस, ठीक है, जिसमें कहता है कि टू हैव मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने डिटेन किया, जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया, उसको हमारे सामने पेश करो, तो वो हैबीज कॉर्पस होती है, ठीक है। इसके लिए पिक्चर आप देख सकते हो भाई, मैंने देखी थी, काफी अच्छी पिक्चर है वो, जय भीम है, साउथ की मूवी है ना, सूर्या की, वो बढ़िया मूवी है, उसमें वो पूरी हैबीज कॉर्पस पे ही पूरी मूवी है, ठीक है। अगला आपका अगला क्वेश्चन आता है भाई आपका कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, जो लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने देखा होगा सेंटर का स्टेट के साथ बहुत ज्यादा मतभेद हो जाता है, स्टेट का स्टेट के साथ ही मतभेद हो जाता है। इन मतभेदों को सॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये 263 में ही बनाई जाती है, इसको ऐसे याद कर लो, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, इंटर स्टेट काउंसिल आपकी 263 में है। फाइनेंस कमीशन, भाई बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, फाइनेंस कमीशन तो बच्चा बच्चा याद कर ले कि ये जो फाइनेंस कमीशन होगा, ये जो वित्त आयोग होगा, ये हमेशा 280 के आधार पर बनाया जाता है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, तो यानी कि यही करेक्टली मैच नहीं है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसके तहत बनाई गई है, 323A के तहत, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं भाई, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर एक अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए दिए जाते हैं, जहां पे फास्ट ट्रैक आपका डिसीजन आता है, बहुत तेजी से आपका वहां पर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये, ठीक है, जो स्पेशल किसी भी केसेस के लिए बनाए जाते हैं। यूपीएससी 315 में है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि सर्विस कमीशन 315 से 323 तक रहता है, फिर 324 से आपका इलेक्शन कमीशन आता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। 78 पर आते हैं, यहां पर आपसे कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू वोट। भाई किस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राइट टू वोट आपका अधिकार है, एडल्ट सफेज यानी कि एज के आधार पर जो आप देते हो, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में इलेक्शन करने के लिए। आपको पता है भाई, आप जो वोटिंग करते हो वो या तो आप लोकसभा के लिए करते हो या विधानसभा, जो कि स्टेट की आपकी असेंबली होती है, स्टेट असेंबली होती है, ठीक है। तो आप इन दोनों के लिए करते हो। देखो स्टेट में 2 चीजें होती हैं, ठीक है, और ये हर किसी के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टेट के पास 2 बात होती हैं, एक उसका लोअर हाउस होता है जिसे हम विधानसभा कहते हैं, ये लोअर हाउस है, ठीक है, और एक विधान परिषद होता है। क्या होता है, विधान परिषद, जो कि अपर हाउस होता है, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है।
और ये हर स्टेट के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन विधानसभा हर स्टेट के पास मिलेगी आपको। विधान परिषद 6 स्टेटों के पास है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, है ना, इनके पास है। यूनियन टेरिटरी के आधार पर आपको पता होना चाहिए। विधानसभा जो है, विधानसभा हर स्टेट के पास मिलेगी, ठीक है। इट इज अ लोअर हाउस एंड इट इज अ अपर हाउस। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट पर भी बाई कैमरलिज्म है, मतलब स्टेट में भी 2 सदन काम कर सकते हैं, और सेंटर में तो 2 सदन काम करते ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो वो कह रहा है जो आप ये लोकसभा के इलेक्शन में भाग लेते हो, ये जो आप विधानसभा के इलेक्शन में भाग लेते हो, ये किस आर्टिकल के तहत लेते हो? याद रखना 326, ठीक है। 326 आर्टिकल के तहत ये आप इसमें हिस्सा लेते हो, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शनों में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। 323A अभी मैंने बता दिया था, ये तो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड था, तो सेकंड का ए, भाई सेकंड का ए यानी कि ए का सेकंड पार्ट है, ए की ऑप्शन आपको मिलेगा। मैंने बोला ना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ए की ऑप्शन से आपका आंसर आ जाता है। 2143 इसका सही आंसर हो गया। बाकी 324 अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन से रिलेटेड है। 330 की बात करूं तो सीटों का आवंटन करता है एससी और एसटी का लोकसभा में, ठीक है, यहाँ पर। और 320 की बात करें तो 320 भाई जो है वो सर्विस कमीशन के फंक्शंस की बात करता है, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? तो राइट टू इक्वालिटी से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, ये तो मैंने अभी करवाया था भाई, ये रिपीट हो गया ना। 36, 74 और 368 रिपीट हुआ है, ये अभी हमने करा तो था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 याद रखेंगे, आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। महाभियोग, महाभियोग चलाया जाता है किस पर? राष्ट्रपति पे, ठीक है। तो महाभियोग राष्ट्रपति पे चलाने की प्रक्रिया 61 के आधार पर है, और आज तक कोई भी प्रेसिडेंट महाभियोग से नहीं हटा, ये भी याद रखना। तो आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट की बात करता है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। ये जो 67 का बी क्लोज है, याद रखना, ये किसके रिमूवल की बात करता है? रिमूवल और इम्पीचमेंट में अलग अंतर होता है भाई। रिमूवल तो आप जब किसी को करते हो जब कोई किसी व्यक्ति के क्या बोलते हैं मतलब किसी व्यक्ति के हिसाब से बैठा हुआ है किसी पद पर, तो उसको तो आप हटा सकते हो। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पद से कोई बैठा हुआ है तो उसके लिए तो आपको महाभियोग ही चलाना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग चलता है, इम्पीचमेंट चलता है, जिसका रेजोल्यूशन लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हो ना। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इसका स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी होता है भाई। और आई थिंक 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को इसमें प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और जिससे वो अपना जवाब तलब भी वहां पर करते हैं। वैसे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि इम्पीचमेंट से कोई हटाओ, ठीक है। 67 का भी रिमूवल करता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। आर्टिकल 94 की बात करें तो मेरे भाई 94 जो आर्टिकल है ये किसका रिमूवल करता है? तो 94 रिमूवल करता है स्पीकर का। किसका रिमूवल करता है? स्पीकर का। और आर्टिकल 90 रिमूवल करता है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का, ठीक है, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। और आपको एक चीज बताऊं, राज्यसभा में एक ऐसा मेंबर होता है जो उस राज्यसभा का मेंबर ना होते हुए भी राज्यसभा को पूरा लीड करता है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का क्या होता है भाई? चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ही है। तो इसका आपको मिल गया, ए का आपको मिला क्या? 2, तो पहले का 2 आ गया, यानी कि अच्छा 2 ऑप्शन मिल गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी से पकड़ लेंगे, बी क्या है? 3 पर, तो ये आपका ऑप्शन हो गया 2, 3, 4, 1। क्या हो गया? 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेकुलर और सोशलिस्ट। ये जो शब्द हैं ये हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें जोड़े गए, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? तो 42। आज तक प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट हुआ है, और वो भी 42 अमेंडमेंट हुआ, जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ। उसी के आधार पर प्रियम्बल में 2 शब्दों का जोड़ा गया, सोशल और सेकुलर। किन्हें जोड़ा गया? सोशल और सेकुलर शब्दों को जोड़ा गया, ठीक है। कई बार पूछ लेता है प्रियम्बल में इन शब्दों का क्रम क्या है तो आपको ये भी याद रहना चाहिए प्रियम्बल में इनका क्रम क्या है। तो प्रियम्बल में पहला क्रम है सॉवरेनिटी, ठीक है। दूसरा क्रम है सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, कई बार ये क्रम ही पूछ लेता है। इसके बाद कह रहा है इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, जब 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो उस वक्त कौन से वर्ड्स इसमें नहीं थे? तो आपको पता है सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दोनों तो भाई 1976 में आए शब्द, क्योंकि तो इंदिरा गांधी जी के समय में ऐड हुए थे, ठीक है। रिपब्लिक उस समय उसमें था, लेकिन इंटीग्रिटी भी नहीं था। तो 1, 2, 3 ये तीनों ही शब्द उस समय प्रेजेंट में नहीं थे। आज तक एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, और उसके तहत ही ये तीनों जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ठीक है। अगला आता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस तरह के जस्टिस की बात नहीं है? याद रखना, प्रियम्बल में सिर्फ 3 तरह के न्याय की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं तो यही क्वेश्चन आते हैं।
भाई सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय की बात की गई है, और पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भाई रिलीजियस जस्टिस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि रिलीजियस आधार पे आप न्याय इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, इंडिया का कोई रिलीजन है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हर धर्म की यहाँ पर सम्मान है। ठीक है, हर धर्म का सम्मान यहाँ पर है और बराबर दर्जा है हर उसको। तो आई होप आपको ये जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं आज के वीडियो में समझ आई होंगी। ठीक है, और मैंने अब ये सोचा है कि हम वीडियो को बड़ा ना करके छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ आएंगी और आपको भी उतनी ही चीजें जल्दी समझने को मिलेंगी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, और क्लास की जो पीडीएफ है, जब ये पूरी की पूरी सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा देन उसके बाद मैं इसका पूरा पीडीएफ लिंक दूंगा। ठीक है, और वहां पर क्वेश्चन का सही आंसर में मार्क नहीं लगाऊंगा, आपके वीडियोस देखने के बाद आप उसको वहां पे टिक करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यही क्वेश्चंस जो आप बेसिक समझ रहे हो, यही क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो, आपको पॉलिटी में 95% क्वेश्चंस यहीं से भी देखने को मिलेंगे, इसी के आधार पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इसमें छोड़ा गया हो। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो मतलब पीडीएफ है ये, लगभग आई थिंक 400 से ऊपर के क्वेश्चंस इसमें एडिड है। ठीक है, और वो एक साथ करवाना मेरे को लगता है कि वो फ्रूटफुल भी नहीं है, तो इसलिए आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।